वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कार्बनिक रसायन में जो भी संगणन अभिक्रिया है पूरी की पूरी कार्बनिक रसायन में उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। संगणन अभिक्रियाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अलग अलग तरह की संगणन अभिक्रियाएं होती है और आप क्या करते हैं, अलग अलग जाकर इनको याद करते हैं। आपको कोई भी केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी टॉपिक को। अगर आप उसे एक सिरे से बेसिक से ही पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो, कभी कोई परेशानी नहीं होने की। संगणन अभिक्रियाएं क्या होती है, इसका स्वरूप क्या है, किस तरीके से ये बनाई जाती है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं, अगर ये आपको पता है तो फिर संगणन अभिक्रियाएं, चाहे वो कलेजन संगणन हो, चाहे एल्डोल संगणन हो, चाहे डाइजेन्स अभिक्रिया हो, ये संगणन अभिक्रियाएं होती है। तो कभी भी किसी भी अभिक्रिया में कोई परेशानी नहीं होने की, अगर आपको थोड़ा भी संगणन के बारे में पता हो। और मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो कभी भी संगणन अभिक्रियाएं गलत नहीं होने की। तो आइए शुरुआत करता हूं संगणन अभिक्रियाएं से, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, संगणन अभिक्रियाएं, संगणन अभिक्रियाएं अब आप समझिए संगणन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये समझिए। देखिए, मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये दो अणु लिए आपने, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये दो अणु मिलते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है और साथ के साथ या तो जल या NH3 या एल्कोहल, इन तीनों में से कोई सा भी एक अणु निकलता है। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक अणु भी ले सकते हैं, दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक कोई बड़ा अणु बना देते हैं और साथ के साथ इसमें से जल या अमोनिया या अल्कोहल का कोई सा भी तीनों में से एक अणु निकलता है, तो फिर ये अभिक्रिया संगणन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप ये समझिए, ये जो दोनों के दोनों अणु आपस में जुड़े हुए हैं, जो दो यौगिक है उनके जो अणु आपस में जुड़ते हैं, ये कार्बन कार्बन से जुड़ सकते हैं या कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ते हैं। ये भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। संगणन अभिक्रिया में कार्बन कार्बन से जुड़ेगा और या कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ता है, तो यही संगणन कहलाता है। आइए मैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझा दूं कि संगणन अभिक्रियाएं होते क्या है। थोड़ा डेफिनेशन लिख दो और फिर उसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर संगणन अभिक्रियाओं के बारे में लिखने को आता है तो आपको लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के समान या असमान अणु कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक संकीर्ण यौगिक बनाते हैं, जिनका अनुभार बने यौगिक के
अनुभार का सरल गुणज नहीं होता, नहीं होता, संघनन अभिक्रियाएं कहलाती है। संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो आपको डेफिनेशन में लिखना है, इसमें डेफिनेशन में यही लिखना है। देखिए क्या बताया इस डेफिनेशन में, अगर ये दो तत्व, दो यौगिक, इनके दो यौगिक या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। अगर ये आपस में कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ते हैं और जो एक संकीर्ण यौगिक तो बनता है, और प्लस साथ के साथ या तो जल का अणु निकले या अमोनिया का एक अणु निकल जाए या एल्कोहल का अणु निकले, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संघनन अभिक्रिया। अब इनके जो अनुभार रहेगा, इन तत्वों का जो अनुभार रहता है, मूल तत्व का जो अनुभार रहता है, और जो यो तत्व बना, यो जो अनुभार रहेगा, ये इसके गुणक में नहीं रहने का। कैसे गुणक में? अगर ये 18 है तो ये 36 नहीं रहने का, यानी कि इसके गुणक नहीं रहेगा, सरल अनुपात में नहीं रहेगा। 18 दूनी 36, तो 36 नहीं आएगा। अगर ये आ जाए तो फिर वो संघनन अभिक्रिया नहीं होती, वो बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण में समझाऊंगा, पहले आप ये समझिए संघनन अभिक्रियाएं। अगर ये लिख लिया है तो आइए संघनन अभिक्रियाएं समझा दूं कि संघनन अभिक्रिया की आपको पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से आप पहचानेंगे संघनन अभिक्रियाएं और कौन कौन सी होती है। अब ये समझिए, संघनन अभिक्रियाएं के लिए आपको नंबर 1 कैसे पहचान करनी है। नंबर 1, दो यौगिक क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ऐसे याद करिए, दो यौगिक जुड़ते हैं, पहला बात। नंबर दूसरा अणु, छोटे छोटे अणु बनते हैं किस चीज के? या तो जल बनेगा या अमोनिया का अणु बनेगा या एल्कोहल बनेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है। और बंध कौन सा होता है? कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ या कार्बन नाइट्रोजन से, ठीक है। और एक बड़ा अणु बनेगा, एक बड़ा अणु बनता है। तो ये संघनन अभिक्रिया की पूरी पहचान होती है। जब मैं अभी रिएक्शन कराऊंगा तो ये सारी बातें उसमें दिखाऊंगा आपको। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, संघनन अभिक्रिया के लिए ये बातें जरूरी होती है। अब ये देखिए, सवाल ये है कि संघनन अभिक्रिया कितने तरह की होती है, संघनन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए समझाऊं, संघनन अभिक्रिया 2 तरह की होती है। कौन कौन सी आप समझिए, लिख लेते हैं। संघनन अभिक्रियाओं के प्रकार, संघनन अभिक्रियाओं के प्रकार। अब संघनन अभिक्रियाएं 2 तरह की होती है, ये आपको पता हो। नंबर एक अंतर अणुक संघनन। कौन सी? नंबर 1 अंतर अणुक अभिक्रिया, और दूसरी अंतः अणुक अभिक्रिया। अब दोनों में आप अंतर समझिए, दोनों में क्या अंतर होता है देखिए। जो अंतर अणुक अभिक्रिया होती है, यानी कि इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन, इसे क्या कहते हैं? इंटर मोलिक्यूल कंडेंसेशन, ठीक है ना, ये वाली अभिक्रिया। अब ये समझिए कौन सी होती है। जब दो जो तत्व जुड़ते हैं, दो यौगिक जो जुड़ रहे हैं, ये जो दो यौगिक जुड़ रहे हैं, अलग अलग यौगिक अगर लिए हुए आपने, मतलब चाहे एल्डिहाइड एल्डिहाइड ले, दो यौगिकों के बीच में अगर होती है और इनके अणु आपस में, इनके अणु जुड़ते हैं, जो ये दो यौगिक आपने लिए हैं, इनके जो अणु आपस में जुड़ते हैं, तो
तब एक संकीर्ण यौगिक जो बनता है यही अभिक्रिया कहलाती है अंतर अणुक अभिक्रिया। अब ये जो दोनों अणु आपने लिए, दोनों जो यौगिक आपने लिए, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यही अभिक्रिया कहलाती है अंतर अणुक अभिक्रिया। आपके कोर्स में यही है। अब अंत भी समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक अणु जो एक यौगिक होता है वो ही उसके अणु आपस में ही मिलते हैं, एक ही यौगिक के अणु आपस में ही मिलते हैं और जब जाके एक दूसरा यौगिक बनता है। और ये जो यौगिक बनेगा ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक यानी कि बंद श्रृंखला वाला बनेगा। ये एक ही अणुओं के मध्य अगर अणुओं का मिलते हैं, एक ही तत्व एक ही यौगिक के अंदर अगर दोनों अणु मिलते हैं, तब इसे कहते हैं अंतर अणुक अभिक्रिया। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो एक से ज्यादा होता है। जब क्रिया समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। चलिए एक अभिक्रिया भी एक उदाहरण देके समझा दूं। उदाहरण समझिए इसका, ये लिया मैंने CH3COOH, एक एसिटिक अम्ल लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी एथिल अल्कोहल से HOC2H5, ये करा दी। अब जब ये दोनों मिले, अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों मिले तो अब देखिए हुआ क्या, यहां से OH और यहां से H, ये निकल गया। तो अभी मैंने बताया था ना, जल का एक अणु निकल गया। अब ये आपस में मिले, CH3COOC2H5, एस्टर बन गया, ये बना एस्टर, एथिल एसीटेट। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई, अंतर अणुक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अणुओं ने दो यौगिकों ने भाग लिया, एक एसिटिक अम्ल ने एक एथिल अल्कोहल ने, दो अणुओं ने भाग लिया, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाई अंतर अणुक अभिक्रिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये दोनों अणु एक जैसे भी हो सकते हैं लेकिन यौगिक हो दो ही, और इनके अणु आपस में क्रिया करते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गया संगणन अभिक्रिया के लिए। ये एस्टर बनने की विधि भी है। अब अंत अणु भी देखिए, अंत अणु का उदाहरण अगर मैं ले लो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं कोई भी, ये देखे CH2 का होल 4, 4 बार CH2 ऐसे ले लीजिए और COOH। देखिए मैंने इसमें पहले ही बताया था एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आते हैं। देखिए 2 बार आया ना COOH। तो अब जब ये इसके अणु आपस में ही क्रिया कर जाते हैं, कैसे ये भी देखिए। यहां से ये हाइड्रोजन का अणु और इधर से ये OH का अणु, ये जल बाहर हो जाएगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा, H और OH का अणु। अब क्या बचा, क्या बनेगा, देखिए ये जो CH2 4 बार था ना, ऐसे लिख दीजिए CH2 और CO, ऐसे CH2 ऐसे ही नीचे भी CH2 CO और ये बनेगा O N, और ये आपस में मिल जाएंगे। देखिए चक्रीय यौगिक बन गया। अभी आप इसको देखिए, देखिए चक्रीय यौगिक बन गया। फिर से समझिए, ये जो दो क्रियात्मक समूह वाला यौगिक लिया था हमने, इनके दोनों अणुओं ने आपस में ही एक दूसरे से क्रिया की और जल के रूप में बाहर हो गए और ये आपस में मिल गए। CH2 का होल 4 यानी कि 4 बार, 4 बार है ना, ये देखो 1 2 3 4, चारों के चारों ये रहे, और ये बचा यहां से देखो CO ये रहा और एक CO ये रहा, दोनों CO ये आ गया और ये जो O बचा वो ये रहा। तो ये एनहाइड्राइड बनता है, तो चक्रीय यौगिक बनता है, क्योंकि ये एक ही यौगिक के मध्य हुई है, एक ही यौगिक से हुई है ये अभिक्रिया, इसलिए इसे अंतर अणुक अभिक्रिया कहते हैं। और ये अलग अलग यौगिकों के मध्य हुई है, इसलिए इसे अंतर अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संगणन अभिक्रिया ये आपकी समझ में आई होगी। अब देखते हैं मुख्य संगणन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। आप ये पढ़िए, मुख्य संगणन अभिक्रियाएं।
जो मुख्य संगणन अभिक्रियाएं होती है आपके जो कोर्स में है, आपको उनका पता हो कि वे संगणन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। परेशानी जब आती है जब आप संगणन अभिक्रियाएं अलग अलग जाके पढ़ते हैं, तो फिर उनको करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो उसके लिए मैं एक वर्गीकरण पूरा यहीं का यहीं बना देता हूं, और देखिए संगणन अभिक्रियाएं कितनी इजी आपके लिए हो जाएगी, और कभी भी संगणन अभिक्रिया का फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने का। तो देखिए संगणन अभिक्रियाएं कौन कौन सी है जो आपको पढ़नी है, आपके कोर्स में है। ये देखिए, ये संगणन अभिक्रियाओं का डायग्राम आप बना के रखिए। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे बाह्य संगणन। बाह्य संगणन, बाह्य संगणन इस तरीके का संगणन होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है। कार्बन का अणु नाइट्रोजन के अणु से जुड़ता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है। वो चाहे डबल बॉन्ड बने चाहे सिंगल, कोई सा भी बॉन्ड, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध बनाने वाले जो संगणन होता है। संगणन तो आपको पता ही चल गया था, दो यौगिकों का जुड़कर मिलकर एक बड़ा संकीर्ण यौगिक बनना और साथ के साथ एक छोटा अणु भी बाहर निकलना, ये संगणन था। अब आप समझिए बाह्य संगणन, ये भी पता हो बाह्य संगणन कौन कौन से तत्व दिखाते हैं और किससे करते हैं। बाह्य संगणन में आप क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसको कहते हैं ये भी पता हो, RCHO, ये एल्डिहाइड होता है। CHO ग्रुप जिस एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। एक तो एल्डिहाइड बाह्य संगणन दिखाता है। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है कीटोन। कीटोन इसे कहते हैं RCOR। दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब CO ग्रुप आता है उसे कीटोन कहते हैं। कीटोन भी बाह्य संगणन करता है। और तीसरा जो तत्व होता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड जो आपके कोर्स में है, मैं उन्हीं को लिख रहा हूं। बेंजेल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है C6H5CHO, ये बेंजेल्डिहाइड होता है। ये तीनों के तीनों तत्व बाह्य संगणन करते हैं। अब बाह्य संगणन कौन कौन से तत्वों से आप जो आपके कोर्स में है दिखाएंगे, ये इसकी कैटेगरी बांट देते हैं। 4 तत्वों के नाम याद रखना। नंबर 1 हाइड्रॉक्सिल एमीन, NH2OH NH2, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। नाम लिखते चले, NH2OH। तो एल्डिहाइड भी NH2OH से क्रिया करता है, कीटोन भी और बेंजेल्डिहाइड भी। तीनों के तीनों आपके कोर्स में अभिक्रियाएं हैं, और एल्डिहाइड भी, कीटोन भी और बेंजेल्डिहाइड भी हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सिम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सिम। अभिक्रिया करके दिखाएंगे तब देखना। अब समझिए। अब नंबर 2 हाइड्रॉक्सिल एमीन के बाद हाइड्रोजीन NH2 ये है हाइड्रोजीन। नाम लिखते चले हाइड्रोजीन। तो तीनों के तीनों तत्व हाइड्रोजीन से जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है। हाइड्रोजोन, ये सभी स्टूडेंट्स को पता हो। ये डायग्राम अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे फिर संगणन अभिक्रियाएं कभी गलत नहीं होने की। नंबर 3 जो तत्व संगणन अभिक्रियाएं करता है वो है फेनिल हाइड्रोजीन C6H5NH2। इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, और बनता है फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया। इसके बाद नंबर 4 जो तत्व रहेगा ये होता है सेमी कार्बेजाइड। नाम लिखिए, सेमी कार्बेजाइड। इसका जो सूत्र होता है ये होता है NH2NH
CONH2। ये होता है सेमी कार्बेजाइड। चारों की चारों तत्वों की अभिक्रिया आप एल्डिहाइड, कीटोन और बेंजील्डिहाइड से करा सकते हैं। देखने में लगता है कि बहुत हार्ड अभिक्रिया है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। जब मैं समझाऊंगा इस संघनन को तो आपकी समझ में आ जाएगा भाई ये संघनन होता क्या है और क्या बनेगा। इसमें सेमी कार्बेजोन बनेगा, सेमी कार्बेजोन। तो पहला संघनन आप पढ़ेंगे इसमें बाह्य संघनन। पहला संघनन आपको देखने का मिलेगा बाह्य संघनन। इसके बाद जो संघनन आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट संघनन है, उसको भी समझिए। नंबर 2 जो संघनन है वो होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन लगातार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन कौन कौन से तत्व करते हैं ये भी आपको पता हो। एल्डोल संघनन जो होता है वो भी एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। और कौन से एल्डिहाइड? जिन पे अल्फा हाइड्रोजन, जिन एल्डिहाइडों के पास या जिन कीटोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वे एल्डिहाइड एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि करते कौन है? एल्डिहाइड। और दूसरा कीटोन, कीटोन ये भी एल्डोल संघनन दिखाते हैं, लेकिन इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है ये मैं अभिक्रिया में आपको बताऊंगा। तो जिन एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वे एल्डोल संघनन नहीं करते। कहने का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं करता। इसके बाद ये एल्डोल संघनन होता कैसे है ये भी आप समझिए। एल्डोल संघनन में क्या होता है ये समझिए। जो एल्डिहाइड का अणु है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के अणु से जुड़ सकता है। एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड के अणु से जुड़ता है पहली बार। और ये दोनों एल्डिहाइड के अणु जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, ये जब जुड़ते हैं ये एक जैसे भी एल्डिहाइड हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों एल्डिहाइड एक जैसे भी, चाहे एसिटेल्डिहाइड को एसिटेल्डिहाइड से जोड़िए ऐसे, या अलग अलग भी हो सकते हैं एल्डिहाइड के अणु, एसिटेल्डिहाइड को प्रोपेल्डिहाइड के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड का यौगिक एल्डिहाइड के यौगिक से जुड़ जाता है। इसी तरीके से कीटोन का अणु कीटोन से जुड़ता है, कीटोन का अणु कीटोन से जुड़ता है। और ये भी अल्फा कीटोन होनी चाहिए। ये भी कैसी होती है? अल्फा कीटोन। इसके बाद ये एल्डोल संघनन जो होता है इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, कीटोन का अणु भी और एल्डिहाइड का। ये एल्डोल संघनन होता है। कीटोन का यौगिक एल्डिहाइड का यौगिक दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों के अणु आपस में जुड़कर एल्डोल संघनन देते हैं। तो इस तरीके से एल्डोल संघनन की अभिक्रिया भी आप इसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो संघनन होता है, अब आप समझिए तीसरा संघनन। एल्डोल के बाद आप इसमें पढ़ेंगे कलेजन बेंजोइन संघनन। तीसरा बेंजोइन संघनन। इस वाले संघनन में करना क्या है ये देखिए। इसमें बेंजेल्डिहाइड का अणु बेंजेल्डिहाइड से ही जुड़ता है। बेंजेल्डिहाइड का अणु बेंजेल्डिहाइड के अणु से जुड़ता है और अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में, अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में दोनों बेंजोल्डिहाइड के अणु यानी कि RCHO, ये C6H5CHO ये होता है बेंजेल्डिहाइड। दोनों यौगिक आपस में जुड़ेंगे तो इस संघनन को कहेगा बेंजोइक संघनन, जब बेंजेल्डिहाइड के दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद आप इसमें एक पढ़ेंगे कलेजन संघनन। कलेजन
संघनन। कलेजन संघनन में क्या होता है, जो एस्टर के अणु होते हैं, इसमें भी अल्फा एस्टर ही होती है। एस्टर के अणु, जो एस्टर होती है, एस्टर किसे कहते हैं, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO आ जाए क्रियात्मक समूह, ये एस्टर होती है। तो एस्टर के अणु भी तीन तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़ सकता है, एस्टर का अणु या एस्टर के यौगिक से जुड़ते हैं। ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद एस्टर का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है। इसमें एस्टर का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है, तब इसे कहेंगे कलेजन संघनन। अब कलेजन संघनन में कौन से दो यौगिक जुड़ते हैं, एस्टर। जुड़ने का तरीका अगर मैं बता दूंगा तो सारे संघनन आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप संघनन देखो आपके कोर्स में कौन कौन से हैं। इसके बाद जो लास्ट संघनन आपको पढ़ना है इसमें, डार्जेंस। डार्जेंस संघनन या डार्जेंस अभिक्रिया के नाम से भी यह अभिक्रिया पूछी जाती है, डार्जेन संघनन। इसमें देखिए करना क्या है डार्जेन संघनन में। डार्जेन संघनन में अब आप समझिए डार्जेन संघनन में होता क्या है। आप डार्जेन संघनन को समझिए। डार्जेन संघनन में जो अल्फा हाइड्रोजन एस्टर होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हेलो एस्टर, याद रखना हेलो एस्टर, यानी कि इसमें कोई हेलोजन, जिन एस्टर के अणु पे हेलोजन का कोई अणु जुड़ा होता है उसे अल्फा एस्टर कहते हैं। जो अल्फा हाइड्रोजन हेलो एस्टर होते हैं वे जुड़ते हैं कीटोन के द्वारा, कीटोन से या एल्डिहाइड से, कीटोन से या एल्डिहाइड से जुड़ते हैं, तब इसको हम कहेंगे डार्जेंस संघनन। इस तरीके से ये पांचों के पांचों संघनन आप देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे बाह्य संघनन। अब पढ़ते हैं बाह्य संघनन। बाह्य संघनन बाह्य संघनन आप समझिए बाह्य संघनन किसको कहते हैं और होता क्या है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा था संघनन। संघनन पहले आप समझिए संघनन अभी मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें दो यौगिक के अणु आपस में मिलते हैं, दो यौगिक के अणु आपस में मिलते हैं और एक नया संकीर्ण यौगिक बनाते हैं, और साथ ही साथ जल या अमोनिया या अल्कोहल, इन तीनों में से कोई सा भी एक यौगिक बनता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाह्य संघनन। इस बाह्य संघनन में क्या होता है, दो यौगिक तो मिलते ही मिलते हैं, दो यौगिकों के अणु तो मिलते ही मिलते हैं और इसमें जल का अणु निकलता है। बाह्य संघनन में जल का अणु निकलता है और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है। ऐसा संघनन जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है और जल का अणु भी निकलता है, बाह्य संघनन कहलाता है। मिलने दो यौगिक के अणु ही है। अब वे यौगिक जो बाह्य संघनन दिखाते हैं उनका आपको पता हो, जब उनका पता रहेगा तभी बाह्य संघनन आपकी समझ में आएगा। तो अब आप समझिए, बस आपको याद रखना है कि बाह्य संघनन कौन कौन से तत्व दिखाते हैं। मैं उन तत्वों के नाम लिख दे रहा हूं और इन तत्वों की अभिक्रियाओं के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाह्य संघनन कौन कौन दिखाता है ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH2OH, इसको कहता है हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो अभी मैंने जैसे ही आपको समझाया, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से बाह्य संघनन होना है तो नाइट्रोजन तो आएगा ही, ठीक है। दूसरा
चार तत्वों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो हाइड्रॉक्सिल एमीन, नंबर 2 हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2NH2, ये होता है हाइड्रोजीन। इसी तरीके से तीसरा जो तत्व होता है जो आपको याद रखना है फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। इसका जो फार्मूला होता है C6H5NH2, ये फेनिल हाइड्रोजीन होता है। ये कैसे याद रखना, हाइड्रोजन का एक अणु निकालना और C6H5 जिसे फेनिल कहते हैं वो जोड़ देना। एक हाइड्रोजन यहां से कम करके उसकी जगह C6H5 का अणु जोड़ दो और बाकी फार्मूला ऐसे लिख दो, फिर इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। और नंबर 4 जो तत्व आपको याद रखना, इसका भी नाम देखिए। नंबर 4 पे आपको याद रखना है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड जो होता है उसका जो फार्मूला होता है ये होता है NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बेजाइड होता है। NH2 NHCO NH2 ये सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला होता है। तो इन चारों से ही जो अभिक्रिया होती है, ये दूसरा यौगिक जो लिया है इसमें, ये दूसरा यौगिक, इन चारों में से कोई सा भी एक रख के आप बाह्य संघनन दिखा सकते हैं। लेकिन मैं चारों से अभिक्रिया आपको समझाऊंगा। देखने से ऐसा लगता है कि मानो बहुत हार्ड अभिक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा ही अगर आप समझ लेंगे तो बाह्य संघनन कभी गलत नहीं होने का। इसके बाद बाह्य संघनन में जो ये दूसरा यौगिक होता है इसका जो अणु मिल रहा है, अब आपको ये भी तो पता हो ये दूसरा अणु कौन सा लेना है। दूसरा अणु जो आपको लेना है वो या तो आपको लेना है, ये भी नाम याद रखने, या तो आपको लेना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन होता है ये भी समझिए। जिस एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ता है वे एल्डिहाइड होते हैं। तो दूसरा तत्व आपको एल्डिहाइड लेना है, या एल्डिहाइड नहीं लेते तो या कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन, दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब CO ग्रुप आता है उसे कीटोन कहते हैं। या बाह्य संघनन, या बाह्य संघनन जो दिखाता है वो बेंजेल्डिहाइड भी दिखाता है। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5CHO, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरोमेटिक रूप में, ऐसे बेंजीन की रिंग पे CHO लगाइए। तो अब आप बाह्य संघनन समझिए। जो ये पहला जो यौगिक लिया आपने वो एल्डिहाइड, कीटोन या बेंजेल्डिहाइड में से कोई से तीनों में से एक ले लीजिए। और जो दूसरा अणु, दूसरा यौगिक आपको लेना है वो इन चारों में से कोई सा भी एक ले लीजिए। अब होता क्या है, ये जो देखिए सब में NH2 आपको दिखाई दे रहा है, चारों के चारों फार्मूले में NH2 आपको दिख रहा है। और अभिक्रिया आप समझिए क्या करना है, जब आप लिखेंगे इसमें से इस एक H को बाहर लिख, इस H2 को पहले लिख दीजिए, तो यहां से H2 का अणु और जो बेंजेल्डिहाइड है या कि ये है कीटोन, इसका O को, दोनों का कॉम्बिनेशन करके जल को बाहर कर दीजिए। अभिक्रिया करके दिखाऊंगा, पहले आप समझिए। हर एक फार्मूले में जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का अणु, देखिए हाइड्रोजन का अणु दिख रहा है ना, ये रे। तो इनमें से तो हाइड्रोजन का अणु पहले ले लीजिए और यहां से ऑक्सीजन का अणु ले लीजिए, तो जल बाहर कर दीजिए। बाकी जो बचा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनके दोनों तत्वों को जोड़ दीजिए,
यही बाह्य संघनन है। और ये अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन या बेंजील्डिहाइड से नाम से भी पूछी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए अब अभिक्रिया करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं एल्डिहाइड को ही लेके ये अभिक्रिया करके दिखाता हूं। अब आप अभिक्रिया समझिए। अगर पहले ही अभिक्रिया देखिए, मैं ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड एच सी। देखो एक बात हो देना, जो फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे ना आप, सूत्र तो ये होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। लेकिन बाह्य संघनन या फॉर्मेल्डिहाइड की कोई भी अभिक्रिया आप कर रहे हैं तो मेरे तरीके से कीजिए और कभी गलत नहीं होने की। सूत्र को बस सही तरीके से आप पे लिखना आना चाहिए। कैसे? ऐसे ना लिख के आप, मैं बताऊंगा कि क्या कैसे लिखना है। C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन को कीटो रूप में दिखाइए, यानी कि C डबल बॉन्ड O लिखिए इसे कीटो रूप में, और यहाँ H। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिख दीजिए। प्लस जब इसकी क्रिया किससे बोली मैंने? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, NH2OH। ये हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला है। और मैंने आपको कहा था कि H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए। देखिए H2NOH ये लिख दीजिए। तो हुआ क्या है, ये ऑक्सीजन और ये H2 का अणु बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। तो क्या बना? अब आप देखिए, H ऐसे लिख दीजिए, H C डबल बॉन्ड, अब ये जब बाहर निकल गया NOH, NOH, और प्लस क्या बाहर हुआ है? जल। तो ये हुई हाइड्रोक्सिल एमीन से, समझ में आया? जल का अणु तो बाहर होना है। और देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनके ये आपस में जुड़ गए। ये जो बनता है ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है इसमें? ऑक्सिम। और क्रिया आपने किससे कराई है? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बनेगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। फिर इसे बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। जिस भी एल्डिहाइड से या जिस भी कीटोन से कराएंगे उसका नाम लिख के ऑक्सिम लिख दीजिए। क्लियर बात समझ में आई भाई संघनन में? दूसरा देखिए, अगर यही तत्व लेके दूसरी अभिक्रिया समझिए। फॉर्मेल्डिहाइड में फिर लिखता हूं H ऐसे ही लिख के ये प्लस, अब के इसकी क्रिया मैंने चार तत्व बताए थे ना, चारों से करा के दिखा देता हूं। अब के इसकी क्रिया हाइड्रोजीन से कराइए। देखिए हाइड्रोजीन का जो मैंने फार्मूला अभी आपको बताया था ये था NH2, ये हाइड्रोजीन थी। और मैंने लिखने का तरीका क्या बताया? H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए और बाकी ऐसे के ऐसे ही। ये देखिए, तो इसमें से भी आपको क्या काम करना? वही काम, बस यहां से जल को बाहर कर देना। तो देखिए क्या बचा? H C डबल बॉन्ड NH2 और प्लस क्या हुआ? जल का अणु बाहर हुआ। तो इसमें ऑक्सिम बना था, इसमें जो हाइड्रोजोन बनता है ये हाइड्रोजीन है, और क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजोन। तो जीन्स भी एल्डिहाइड से आप अभिक्रिया करा रहे, हाइड्रोजोन लेके बोलिए। फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्लियर बात समझ में आ गई? चारों से अभिक्रिया करके दिखाता हूं फॉर्मेल्डिहाइड की। अब अगर आप दिखाते हैं अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया H C डबल बॉन्ड O प्लस फेनिल हाइड्रोजीन से। फेनिल हाइड्रोजीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था C6H5NH2। ये फेनिल हाइड्रोजीन है, ये फेनिल हाइड्रोजीन है। आपको फार्मूला तो यही मालूम है, लेकिन मैंने क्या कहा? इसे लिखने का तरीका आप पे आना चाहिए।
कैसे लिखना है, पहले H2 को पहले लिख दीजिए, इधर से उल्टा लिख दीजिए इसे, देखिए ऐसे H2 N NH2 N, देखिए H2 N NH C6H5, ये देखिए लिख दिया। तो ऐसे लिखने से आपकी समझ में आ जाता है कि ऑक्सीजन और H2 का अणु बाहर होना है, संघनन अभिक्रिया है, तो जल का अणु बाहर हो जाता है, बाह्य संघनन। और क्या जो बचता है H H C डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये बन जाता है, देखिए कार्बेजाइड था कार्बेजोन, ये बन जाएगा कार्बेजोन, कार्बेजाइड था कार्बेजोन, तो जोन से भी एल्डिहाइड लिया, उसका नाम फेनिल, वो क्या सेमी कार्बेजाइड था ना, सेमी कार्बेजोन बनेगा, सेमी कार्बेजोन, तो फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनेगा, इसका नाम हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से कराई सेमी कार्बेजोन। और एक रिएक्शन आप ओ देखिए, अब आप समझिए, एक रिएक्शन ओ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की, अगर अब मैं अभिक्रिया कराऊं फॉर्मेल्डिहाइड की, ये देखिए H C डबल बॉन्ड O प्लस, आपके किससे क्रिया करा दी जाती है, ये तो फेनिल कार्बेजोन था, सॉरी फेनिल का क्या था ये, फेनिल हाइड्रेजीन, तो फेनिल हाइड्रेजोन बनेगा, फेनिल, ये यहां से देखिए हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन फेनिल लिखिए इससे पहले, फेनिल हाइड्रेजोन बनेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। और अब अगर इसी की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से दिखा देते हैं, देखिए सेमी कार्बेजाइड का जो फार्मूला होता है, मैंने कहा लिखने का तरीका आप पे आना चाहिए, NH2 NHCO NH2, ये होता है। लिखना कैसा है, H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए N, फिर क्या बचा NHCO NH2, ये सेमी कार्बेजाइड है, इसमें बनेगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन करना क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाहर करनी है इसमें भी, तो देखिए क्या बचा H C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, और बाहर जल बाहर निकलना है। इस तरीके से आपने ये चार, सेमी कार्बेजाइड था तो सेमी कार्बेजोन बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो चारों की चारों अभिक्रिया अब आप देखिए, ये रही चारों की चारों अभिक्रिया, मैंने चारों की चारों अभिक्रिया कराई है फॉर्मेल्डिहाइड से। आपसे अगर एसिटेल्डिहाइड से पूछा जाए तो सेम यही अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड से है। एसिटेल्डिहाइड होता क्या है, अब आप समझिए, एक ही लाइन पर सारी अभिक्रिया अब आपके याद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपसे कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए यही तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, यही तो होता है, सिर्फ अंतर क्या आया है, अब क्या H की जगह CH3 लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड में जहां हाइड्रोजन का अणु है वहां CH3 आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस अभिक्रिया में एल्किल ग्रुप से कोई फर्क पड़ रहा है, इनसे, इन दोनों से, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, नहीं ना, अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहे, तो फिर किस चीज का घबराना, अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, H2 और O। हाँ, अगर यहां बदलाव होता तो रिएक्शन करने में परेशानी हो जाती, अगर यहां बदलाव नहीं हो रहा तो अब आपसे अभिक्रिया किसी से भी पूछे, किससे कही, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो बस यहाँ CH3 तो लिखना आपको, ये CH3 लो, ये अभिक्रिया अब किससे हो गई, एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से तो थी, एसिटेल्डिहाइड से हो गई। बस आपको क्या काम करना, इस C की जगह CH3 लिख देना, लो बन गई। जब इससे अभिक्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा,
तो यहाँ कुछ भी लिखते जाइए आप, तो वहां जो यहाँ लिख रहे हैं वही उत्पाद में लिखिए, जो अभिकारक में कर रहे हैं वही उत्पाद में करिए काम, तो फिर यही अभिक्रिया होती है। अब आप समझ गए। देखिए ये CH3, यहाँ भी CH3 कर दीजिए, लो एसिटाल्डिहाइड से भी हो गई। ये देखिए CH3 करिए, CH3 करिए, ले फॉर्मेल्डिहाइड से भी हो गई। CH3 लिखिए, CH3 लिखिए, हो गई। अब ये एसिटाल्डिहाइड से हो गई, अभी फॉर्मेल्डिहाइड से करी थी, एसिटाल्डिहाइड से हो गई। तो कोई परेशानी हुई नहीं ना। बस जब इससे अभिक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एल्किल ग्रुप से, तो किसी से भी कराइए, कोई भी एल्डिहाइड लेके कराइए, बस सूत्र लिख दीजिए उसी का, क्रिया तो यही होनी है। नाम नाम तो आप एसिटाल्डिहाइड बोल दीजिए, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, एसिटाल्डिहाइड कार्बोजोन बनेगा। आइए समझ में। अगर एसीटोन से कहे, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप CH3 होता है। देखिए CH3। अब एसीटोन से आइए एग्जाम में, एसीटोन से कोई बात नहीं, जब एल्किल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ रहा तो दोनों तरफ CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, एसीटोन बन गया। दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए, एसीटोन बन गया, हो गई एसीटोन से भी। जब एल्किल ग्रुप से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो फिर किस चीज का घबराना, समझ गए। तो यहां भी CH3 जोड़ दीजिए, यहां भी CH3 जोड़ दीजिए, यहां भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, एसीटोन से हो गई। देखिए हो गई एसीटोन से भी। तो कहने का मतलब है अगर आप क्रिया विधि अच्छे से सीख जाते हैं तो जब एल्किल ग्रुप से कोई प्रभाव अभिक्रिया पर नहीं पड़ रहा तो फिर सूत्र लिखिए और बनाते चले जाइए। अब एसीटोन से हो गई, नाम एसीटोन ऑक्सिम बनेगा, एसीटोन हाइड्रोजोन बनेगा, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, एसीटोन सेमी कार्बोजोन बनेगा। क्लियर। तो किसी से भी कहे लो, अब एसीटोन से भी आपके सामने है। तो आया समझ में। तो अभिक्रिया अगर आपसे इन चारों में से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आती है। क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजोन से कराते हैं, लीजिए ये रही। और बाह्य संघनन में तो आप समझ ही गए। हाँ अब बेंजल्डिहाइड से भी देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड से क्या होता है। अब बेंजल्डिहाइड से भी समझिए कि बेंजल्डिहाइड यही तो लिखा जाता है, बेंजल्डिहाइड लिखने का तरीका देख लीजिए आप। बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिखिए, ये तो है। और अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल अमीन से H2NOH, यही तो होता है। और यहां से O को और H को बाहर करिए तो देखिए क्या बन जाता है। यही तो अभिक्रिया मैंने अभी आपको समझाई थी बेंजल्डिहाइड से। ये देखिए और डबल बॉन्ड NOH, तो ये बनेगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। बेंजल्डिहाइड से कराई तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। इन चारों में से किसी से भी कराइए, जैसे पीछे कराई थी, बस जल को बाहर करिए, बाकी सारे तत्वों को जोड़ दीजिए। ये बेंजल्डिहाइड से भी हो गई। तो किसी भी एसिटाल्डिहाइड या किसी भी कीटोन या किसी भी चक्रीय यौगिक जिसमें कीटो समूह आता है, उसकी अभिक्रिया अगर आप कराएंगे इन चारों में से किसी से भी, तो जल का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और बाकी सारा तत्व आपस में आके जुड़ जाएगा। तब इसको कहते हैं बाह्य संघनन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ही तो बॉन्ड बन रहा है, ये रहा। तो ये हुआ बाह्य संघनन। संघनन की जो मुख्य अभिक्रियाएं होती है, एल्डोल संघनन, वो समझाने जा रहा हूं। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है एल्डोल। अगर मैं इसे लिखूं एल्ड प्लस ओल, ये देखिए एल्ड प्लस ओल या एल्ड प्लस आल भी कर सकते हैं, एल्डोल। इसका मतलब एल्ड बन गया है एल्डिहाइड प्लस आल बन गया OH यानी कि एल्कोहल। इनके कॉम्बिनेशन जो उत्पाद बनेगा, जो भी आप उत्पाद बनाएंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दो यौगिक के अणु आपस में परस्पर मिलते हैं,
तो उनके कॉम्बिनेशन से जो उत्पाद बनता है उसमें एल्डिहाइड का अणु भी आएगा और अल्कोहल का अणु भी आएगा, इसलिए इसे एल्डोल कहा जाता है। संघनन मतलब मिलना, दो अणुओं का मिलना, संघनन। ये दो अणु, दो यौगिक जो होते हैं, इन दो यौगिक के जो अणु होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं और बाद में जब उनको गर्म करते हैं तो जल का अणु निकल जाता है। पहले तो आप ये समझिए, जो दो यौगिक आपस में, दो यौगिक के जो अणु आपस में मिलेंगे, जो दो यौगिक के आपस में अणु मिलेंगे और मिलकर जो उत्पाद बनाएंगे, जो उत्पाद बनाएंगे उसको गर्म करेंगे तो जल का अणु निकलता है और एक बड़ा उत्पाद बनता है। क्लियर बात। अब एल्डोल संघनन में आपको क्या देखना है, एल्डोल संघनन में आपको थोड़ी सी बातों का और ध्यान रखना है। इसमें जिन एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जिसमें जिन भी तत्वों में कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, वो एल्डोल संघनन करते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, एल्डोल संघनन वे ही यौगिक या तत्व करते हैं जिन पे कीटो ग्रुप होता है। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक होती है, एल्डिहाइड और कीटोन भी एल्डोल संघनन वे दिखाएंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है इसको भी समझिए। पहले आप अभिक्रियाओं के पूरे स्वरूप को समझिए, अभिक्रिया करनी तुरंत आ जाएगी। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर इन बातों का ध्यान रहेगा तो कभी भी एल्डोल संघनन गलत नहीं होगा। अभी मैंने कहा एल्डिहाइड भी वे वाले जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है और कीटोन भी वे वाले जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है। यही वे एल्डोल संघनन दिखाएंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है, वही एल्डोल संघनन करते हैं। क्लियर। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कौन से होती है इसको भी आप समझिए। देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन समझा दो पहले। देखिए जिस एल्किल ग्रुप पर CHO ग्रुप होता है इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं ये देखिए, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लिख दूं HCHO और एक लिख दूं एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप जिसके भी पीछे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन, इसके पीछे जो कार्बन होती है और उस पे जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो कीटो ग्रुप होता है उसके पीछे अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड के सूत्र में देखिए, जो ये कीटो ग्रुप है इसके ऊपर मौजूद, क्या इसके पीछे कार्बन है? नहीं ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन उसके ही कहेंगे, कीटो ग्रुप के पीछे जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन ही भाग लेती है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं कर सकता, एसिटिल्डिहाइड ये अभिक्रिया करता है। इसी तरीके से आप एसीटोन का भी फार्मूला लिख के देखिए, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये हुआ क्रियात्मक समूह CO कीटो ग्रुप। इसके पीछे देखो दोनों तरफ कार्बन है और इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप इनमें से किसी से भी क्रिया करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जिस एल्डिहाइड पे या जिस कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं देता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, ये एल्डोल संघनन के लिए NOH की उपस्थिति, तनु NOH, अब आप ये समझिए तनु NOH या KOH, तनु, इनकी उपस्थिति में आपको करानी है। K2CO3 भी ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं,
या BaOH का होल ट्वाइस वेरिएंट, इन चारों में से कोई सा भी तत्व ले सकते हैं, लेकिन हम NaOH तनु NaOH को लेके इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। अब होता क्या है इस अभिक्रिया में, देखते जाइए, अभिक्रिया तुरंत बनानी आ जाएगी, बस आप थोड़ा बस जुड़े रहे। अब देखिए इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड का यौगिक एल्डिहाइड से जुड़ सकता है, यानी कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ सकती है, चाहे ये दोनों समान हो, एक जैसी हो एल्डिहाइड जब भी, चाहे अलग अलग एल्डिहाइड हो तब भी। और कीटोन का अणु कीटोन के अणु से ही, कीटोन का यौगिक कीटोन से ही जुड़ सकता है, कीटोन का कीटोन से भी जो संघनन हो जाएगा तब भी एल्डोल संघनन हो जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन तीनों भी मिलकर, दोनों ही मिलकर जब भी एल्डोल संघनन दिखा सकते हैं। और ये भी रखिए कीटोन एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन उपस्थिति किसकी लेनी है, तनु NaOH की उपस्थिति में। होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो आके जुड़ जाती है कीटो ग्रुप पे, जो एक एल्डिहाइड की जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो दूसरे जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके कीटो ग्रुप से आके जुड़ जाती है ये। तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर अभिक्रिया को समझा देता हूं। अगर एल्डोल संघनन लिखने को आए तो आपको करना क्या है, देखिए एल्डोल संघनन आपको ये लिखना है, एल्डोल संघनन में जब दो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, के अणु जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है आपस में संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाती है। और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल, और यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित होती है NaOH की उपस्थिति में, यहां लिख दीजिए NaOH की उपस्थिति में तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर बीटा एल्डोल संघनन कहलाती है। ये लिखिए संघनन कहलाती है। ये समझ में आ गया। अब देखिए होता कैसे है, अब ये अभिक्रिया को समझिए। देखो अब अणु को लिखने का ये जो तत्व लिए आपने, इसको अगर आपने सही तरीके से लिखा, देखिए एल्डिहाइड ऐसे होता है CH3CHO, ये एसिटिल्डिहाइड का सूत्र है, एसिटिल्डिहाइड। जब आप संघनन अभिक्रिया कर रहे हैं तो बस इसे सूत्र को लिख दीजिए, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए एसिटिल्डिहाइड को आप दो एसिटिल्डिहाइड का अणु लेने आपको, तो पहले एल्डिहाइड तो ऐसे लिखे CH3CH डबल बॉन्ड O, पहले वाली एल्डिहाइड को ऐसे लिखे कीटो रूप में, ठीक है। अब जो दूसरी एल्डिहाइड आप ले रहे हैं उसको देखिए, ये इधर से लिखे इस तरीके से, ये HCHH, इस CH3 को ऐसे लिख दीजिए और आगे CHO ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए।
अब होता क्या है, ये जो अल्फा देखिए, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये भी अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है, लेकिन ये वाली जो अल्फा हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगी इस सी के साथ, ओ के साथ, है ना, ओ से जुड़ जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, अब देखिए किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तनु NOH, तनु NOH की उपस्थिति में। अब देखिए बनता क्या है, ये समझिए जरा, बनता क्या है ये देखिए, CH3 ऐसा क्या ऐसे ही, ठीक है। आगे देखिए CH, अब ये जो ये है ये OH यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का अणु O के साथ क्रिया करके देखो डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, और सामने की जो ये कार्बन बची, ये वाली कार्बन, ये कार्बन आगे जुड़ जाएगी और H ऐसे क्या ऐसे ही, और बाकी CHO, ये संगनित होकर देखिए इस पे कीटो ग्रुप ये रहा, कीटो ग्रुप के बीच ये अल्फा कार्बन हो गई, ये बीटा, तो देखिए बना नहीं बीटा, क्या बन गया हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी, और कार्बन के 4 अणु आ रहे, तो ब्यूट कहते हैं ना, ब्यूटेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये बन गया, क्योंकि बीटा ग्रुप पर OH का अणु आके जुड़ा है इसलिए बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेल्डिहाइड हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि H का अणु अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऐसे बन गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जुड़ गया। तो अब एल्डोल संघनन में देख रहे हैं कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और क्या हुआ है बीटा हाइड्रॉक्सी बनी है, ये बन गई। लेकिन अगर इसको हम गर्म कर देंगे, इसे बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइलडिहाइड को अगर आप गर्म करेंगे, देखिए अगर इसको हम गर्म कर देंगे, जो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइलडिहाइड बनाई, तो ये जो जल का अणु है ये निकल जाएगा, देखिए ये जल का अणु निकल जाएगा कैसे, अब आप ये भी समझिए कैसे निकल जाएगा, ये देखिए इसको लिखिए CH3 CH OH CH H CHO, ये बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइलडिहाइड, इसको जैसे ही गर्म करा तो ये जल का अणु बाहर हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कमी होने के कारण ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हट गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब देखिए बनेगा क्या, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, CH CHO, इस तरीके से ये असंतृप्त यौगिक बनता है। कोई असंतृप्त बीटा 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 ही बनेगा, देखो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा, अल्फा बीटा ब्यूटाइलडिहाइड है ना, तो बीटा के उसमें आ रहा है, तो ये असंतृप्त यौगिक बनता है। अब आगे समझ में, तो संघनन होके जो तत्व बनता है उसको गर्म करेंगे तो जल का अणु निकल जाता है। संघनन भी तो यही होता है। संघनन क्या होता है, जब दो यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं और साथ के साथ जल का अणु निकले, या अमोनिया का या अल्कोहल का, देखिए निकला नहीं जल का अणु, प्लस जल का अणु बाहर हो गया, ये जो जल का अणु था ये बाहर हो गया, तो जल का अणु बाहर हो गया और एक बड़ा यौगिक बन गया, यही तो संघनन होता है। तो इसमें क्या करा, एल्डिहाइड की क्रिया एल्डिहाइड से कराई, ठीक है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए एक उदाहरण, कीटोन को कीटोन से भी करा देते हैं, एसीटोन ले लेते हैं। अब यही क्रिया अगर हम एसीटोन से कराएं, देखिए एसीटोन, एसीटोन होता ये है CH3 CO CH3, ये एसीटोन होता है, ठीक है। एसीटोन के दो यौगिक को अगर हम लिखें तो इनके अणु आपस में कैसे जुड़ेंगे ये भी देखें। लिखने का तरीका, मैंने कहा अभिक्रिया के सूत्र को आप अगर सही लिख रहे हैं तो अभिक्रिया कभी गलत नहीं होने की। अब आप ये देखिए, ये जो CH3 है इसे कीटोन को ऐसे लिखिए, कीटो ग्रुप दिखाइए। सबसे पहले जो भी आप सूत्र संगणन में जो भी आप संगणन करने जा रहे हैं, एक को तो कीटो ग्रुप में लिख दीजिए, एक अणु को तो लिख दिया कीटो रूप में, और जो दूसरा आप लिखेंगे यही इसका जो दूसरा अणु ले रहे हैं यही वाले, तो ये जो हाइड्रोजन है ना 3, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाइए, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, जाके अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे,
और बाकी के फार्मूले को ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है। और अब ये आपस में जुड़े जाएंगे, OH यहाँ से ये जुड़ जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH3 C, और ये आगे चलिए CH3 CH3, हाँ ये OH जुड़ के इधर OH का अणु आ गया। आगे देखिए इस C पे C, ये देखिए ऐसे ही आप लिख दीजिए COCH3। तो देखिए ये हुआ पूरा का पूरा संघनन इसी तरीके से, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं संघनन किस तरीके से हुआ। तो ये बन गया जो उत्पाद बना है बीटा वाला। अब इसको भी अगर गर्म करेंगे तो ये दोनों जल के अणु यहां से निकल जाएंगे, ये दोनों जल के अणु यहां से निकल जाएंगे। तो अब देखिए CH3 C OH CH CH3, ये है ना। तो ये जल के अणु आपस में यहां से निकल जाएंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आयोडीन की उपस्थिति में गर्म कर सकते हैं आप, ऐसे भी गर्म कर सकते हैं। अब देखिए क्या बना है CH3 और जहां से ये जल का अणु बाहर हुआ तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये रह जाएगा CH3। तो जो देखिए कीटो ग्रुप यहाँ है, तो अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कितना था, 1 2 3 4 कार्बन थे। तो बीटा हाइड्रोक्सी टोटल कार्बन गिन गए इसमें, ये बना क्या था बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन आए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोन, 6 को हेक्स कहते हैं, हेक्सेनोन। इस तरीके से ये आपने कीटोन से संघनन देखा, यानी कि एसीटोन का एक अणु लिया और इधर भी एसीटोन का एक अणु लिया और ये आपस में संघनित होकर बीटा बना लिया, यह हुआ संघनन अभिक्रिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आपको कलेजन संघनन। देखिए सबसे पहले आप समझिए जो कलेजन संघनन है ये होता कैसे है। कलेजन संघनन, अब आप इसको समझिए। कलेजन संघनन से पहले आपको संघनन समझना होगा। संघनन किसे कहते हैं, आप संघनन समझिए। संघनन में दो यौगिक जब आपस में मिलते हैं, दो यौगिक के अणु आपस में जब मिलते हैं तो कोई भी एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं और साथ के साथ इसकी या तो जल निकलता है या अल्कोहल निकलती है या अमोनिया का अणु निकलता है। तो इनमें से कोई सा भी एक छोटा अणु निकल के चला जाता है और ये जो अभिक्रिया होती है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो संघनन अभिक्रियाएं में आपको यही ध्यान देना होता है कि दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, साथ के साथ इसमें से कोई तत्व निकलते हैं, छोटे छोटे अणु, और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होता है। हर एक संघनन अभिक्रिया में यह होता है। लेकिन अगर नाम से अलग अलग संघनन अभिक्रियाएं आती है तो आपको कौन से ये यौगिक लेने होते हैं बस आपको ये पता हो। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं कलेजन संघनन। कलेजन संघनन जो होता है वो एस्टर के बीच होता है। एस्टर के अणु से या तो एस्टर के अणु से जुड़ जाते हैं। ये एस्टर के अणु एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों यौगिक, या अलग अलग भी हो सकते हैं। एस्टर से एस्टर के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं और इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं कलेजन संघनन में, C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं और जो बनता है इसके द्वारा जो बनता है बीटा कीटो
एस्टर, बीटा कीटो एस्टर यौगिक जो जटिल यौगिक है ये बनता है, और साथ के साथ इसमें एल्कोहल का अणु निकल के जाता है। तो एस्टर एस्टर से जुड़कर जो बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं और एल्कोहल का अणु जुड़ता आता है, तो ये क्लेजन संघनन होता है। क्लेजन संघनन में एक बात का और ध्यान रखना, एस्टर का यौगिक कीटोन से भी संघनित हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, और बीटा इसमें डाई कीटो बनता है, याद रखना डाई कीटो, ठीक है ना, इस वाले में। तो ये भी संघनन ही अभिक्रिया होती है, चाहे एस्टर का अणु कीटोन से जुड़े, चाहे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़े। ये एस्टर एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी। ये पूरा प्रोसीज क्लेजन संघनन कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में जो आपको बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये, क्या आपको एस्टर के बारे में पता है? आइए मैं आपको एस्टर भी बता दूं, एस्टर कौन से होते हैं। एस्टर, अब देखिए एस्टर आपको कौन से एस्टर होते हैं ये समझिए। एस्टर, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO क्रियात्मक समूह आता है, इसको हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर होते हैं। अब ये जो एल्किल ग्रुप होता है R, ये एक जैसा भी ले लो या अलग अलग भी ले लो। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बता दूं, CH3 आपने इसके जगह मैथिल ग्रुप ले लिया COO, और इस R की जगह आपने C2H5 ले लिया, तो इसका नाम हो गया, ये हुआ एथिल और ये हुआ एसीटेट। तो ये एस्टर का नाम हुआ एथिल एसीटेट। तो क्लेजन संघनन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप एथिल एसीटेट के दोनों अणुओं का संघनन कराइए। अब संघनन अभिक्रिया कैसे करानी है इसको भी समझिए, क्योंकि अभिक्रिया करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सूत्र तो आपको पता चलेगा, लेकिन इनको लिखने का तरीका भी आपको अगर पता चल गया किस तरीके से अभिक्रिया जुड़ती है, तो फिर आप क्लेजन संघनन में कभी गलती नहीं करेंगे। आइए समझते हैं क्लेजन संघनन में किस तरीके से ये दो अणु आपस में संघनित होते हैं। चलिए अभिक्रिया को भी समझिए, देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से होती है। अब देखिए लिखना क्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्लेजन संघनन किसे कहते हैं, क्लेजन संघनन, तो जो अभी मैंने आपको बताया वही बात लिख दीजिए। दो एस्टर जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है, जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन कहलाती है। यहां लिख देना क्लेजन संघनन कहलाती है, इतना आप लिख देना। अब अभिक्रिया मेन जो होता है अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया आपको कैसे करनी है क्लेजन संघनन में ये समझिए। चलिए अगर ये लिख लिया है तो अब अभिक्रिया भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टर को यहां लिख लीजिए रफ पेज पर कहीं, CH3 COO C2H5, ये होता है एथिल एसीटेट। आप ये सूत्र होता है जो एथिल एसीटेट होता है, ये जब इन दोनों के अणु आपस में संघनित होते हैं। लेकिन लिखने का तरीका मेरे तरीके से लिखिए इस फार्मूले को, देखिए कैसे। अभिक्रिया कभी गलत नहीं होने की अगर आपने इस फार्मूले को इस तरीके से लिखा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3 देखिए ये रहा, और इसके बाद CO ऐसे लिखिए CO, और इसको O को इसे अलग करके लिख दीजिए OC2H5, ऐसे अलग लिखिए, ठीक है। प्लस अब जो
दूसरा एस्टर का अणु, यही एस्टर का अणु लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग अलग करके लिखिए, देखिए ऐसे H C H H और COO C2H5 ऐसे लिखिए। और किसकी उपस्थिति में होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में करा देंगे। इसमें क्या होता है, ये दोनों अणु आपस में मिलते हैं तो देखिए एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल निकल गई ना, ए यहां लिख देते हैं, प्लस क्या निकल गया या माइनस क्या बाहर हो गया, C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल का अणु बाहर हो गया। अब आप समझिए इसको, एथिल अल्कोहल का अणु बाहर हो गया। अब देखिए क्या बचा, क्या बचा, CH3CO ये रहा ना इतना, और एक ये हो गया CH2, देखो CH2 वापिस, और COO C2H5 ये तत्व बन गया। अब इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, एथिल। देखो नाम लिखने का तरीका देख लीजिए, एथिल। और ये क्या है, इतना, एथिल, ये इतना, इतने को कहेंगे एसीटो। और ये जो बाकी बचा एस्टर, एथिल एसीटो एस्टर बनता है। तो ये अभिक्रिया हो गई, दो एस्टर के अणु आपस में ऐसे जोड़ के दिखा देना, और अल्कोहल का अणु भी निकला। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दो यौगिक आपस में, देखो ये दो यौगिक एस्टर के है ना, दो यौगिक आपस में किसी स्ट्रॉन्ग बेस देखो ये लिया की उपस्थिति में जोड़कर एक जटिल यौगिक बनाते हैं, ये बन गया। और साथ के साथ अल्कोहल का एक अणु निकलता है, ये निकल गया। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कलेजन संघनन। ये दोनों के दोनों यौगिक कौन से थे, एस्टर, एक ये रहा एस्टर, एक ये रहा एस्टर। समझ में आ गया कलेजन संघनन, अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगर यही एस्टर का अणु कीटोन से जुड़े, कीटोन से भी देखिए, कीटोन से भी जोड़ देते हैं एस्टर के अणु को। देखिए ये एस्टर फिर ऐसे ही लिखे, एस्टर के जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था CH3CO और इसको OC2H5, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया कीटोन देखिए यही तो होता है, CH3COCH3 एसीटोन ले लीजिए, ये कीटोन कौन सा है, एसीटोन। इसको अलग ही तरीके से लिखिए, कैसे, ये देखिए ये जो तीन हाइड्रोजन का अणु है अलग अलग लिख दीजिए इस कार्बन के द्वारा, और COCH3 ऐसे लिखिए, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए C2H5ONA। क्लियर, एक यौगिक लिया आपने एस्टर का, एक यौगिक लिया एसीटोन का, और आपस में जब ये दोनों यहां से जुड़ के क्या बाहर हो जाएगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल का एक अणु बाहर हो गया। और बाकी जो बचा इसको जोड़ के लिख दीजिए, क्या बचा, CH3CO, देखिए CH3CO, और आगे क्या बचा, CH2COCH3। तो ये जटिल अणु बना डाई कीटो, देखो कीटो दो बार आ रहा ना, तो इसलिए डाई कीटो बोला था मैंने। तो इस तरीके से ये यौगिक भी प्राप्त हो जाता है, और ये अभिक्रिया कलेजन संघनन कहलाती है। चाहे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़े, चाहे एस्टर का अणु एसीटोन से जुड़े। और जुड़ने का तरीका यही होता है, अल्कोहल का एक अणु बाहर हो जाता है, बाकी यौगिक जो संघनित हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, ये जटिल यौगिक बन जाता है। तो यही कलेजन संघनन कहलाता है। संघनन अभिक्रिया यही तो होती है, दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ते हैं, एक छोटा अणु निकलता है और एक जटिल अणु बनता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में। तो ये संघनन होता है। अगर इसका समझ गए, बस अब आपको क्या ध्यान देना है, संघनन में कौन कौन से तत्व अगर लेते हैं तो उसी तरीके से रिएक्शन का नाम अलग अलग हो जाता है। ये हुआ कलेजन संघनन है। तो बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन, अब जरा आप इसको समझिए, बेंजोइन संघनन किसको कहते हैं। संघनन, संघनन का मतलब होता है जो दो यौगिक आपने लिए हैं उनके अणु का आपस में संघनित होना, इसी को ही संघनन अभिक्रिया कहते हैं, और एक जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही तो संघनन होता है।
देखिए फिर समझिए, संघनन कहते किसको है, आप समझिए। ये कोई दो यौगिक होते हैं और आपस में इनके अणु आपस में संघनित हो जाते हैं और किसी ना किसी बेस की उपस्थिति में यह होता है। कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया होती है और एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको जब इन बातों का पता हो तो संघनन की जितनी भी अभिक्रिया है, चाहे कलेजन संघनन हो, चाहे डाइजेन अभिक्रिया हो, चाहे पार्किन अभिक्रिया हो, चाहे एल्डोल संघनन हो, ये सारे संघनन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये दो यौगिक होते कौन से हैं। अगर आपको इतना पता रहेगा तो संघनन में कोई गलती नहीं होने की। अब देखिए बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिकों के द्वारा होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिक जिसमें कि बेंजेल्डिहाइड प्रमुख होता है। अब आप बेंजेल्डिहाइड समझिए, बेंजेल्डिहाइड होता क्या है। देखिए बेंजेल्डिहाइड को भी समझिए। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर, ये बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर CHO ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और या इसका अनुसूत्र हम लिख सकते हैं C6H5CHO। ये बेंजेल्डिहाइड होता है। जब ये दोनों यौगिक बेंजेल्डिहाइड के होते हैं और जो बेस होता है वो होता है एल्कोहलिक KCN का, ये जो विलयन लेते हैं एल्कोहलिक KCN ले लीजिए या एल्कोहलिक NaNCCN, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में से किसी को भी विलयन में ये अभिक्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं, इसके दो अणु आपस में संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजोइन यौगिक बनाते हैं। ये जो जटिल यौगिक बनता है ये बेंजोइन ही होता है और यही तो अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन संघनन। देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेंजोइन संघनन किसे कहते हैं या बेंजोइन संघनन पर टिप्पणी लिखिए तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, दोनों यौगिक कौन से हैं, बेंजेल्डिहाइड के अणु आपस में संघनित हो जाएंगे एल्कोहलिक KCN के विलयन में और जो जटिल यौगिक बनेगा वो बेंजोइन का बनेगा। अब लिखना कैसे है, आइए लिख देता हूं इस अभिक्रिया को कैसे आपको वहां लिख के आनी है। देखिए बेंजोइन संघनन में आपको लिखना है जब बेंजेल्डिहाइड के दो अणु को एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के विलयन में उबाला जाता है तो बेंजोइन प्राप्त होता है, बेंजोइन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया बेंजोइन कहलाती है, बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। अब देखिए अभिक्रिया होती कैसे है। अब अभिक्रिया समझिए, दोनों एरोमेटिक रूप में भी अणुओं के रूप में भी मैं लिख के बताऊंगा आपको। देखिए कैसे करनी है, होते कैसे हैं आप एक बार समझ लीजिए बस। आप बेंजेल्डिहाइड को ऐसे लिखिए, देखिए यही तो होता है बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO। मैंने आपको अभी बताया था अगर अनुसूत्र को सही तरीके से लिखा जाएगा तो कभी भी रिएक्शन गलत नहीं होने की। अब आप देखिए किस तरीके से, अब आपको ये ऐसे लिखना है बेंजेल्डिहाइड को C6H5C, ये डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख दीजिए। ये बेंजेल्डिहाइड के अणु को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस दूसरा जो बेंजेल्डिहाइड का अणु है, दूसरा जो बेंजेल्डिहाइड का अणु है
उसको इस तरीके से लिखिए OHCO6H5 ऐसे लिखिए। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा? देखिए मैं इस तरीके से आपको कैसे समझा रहा हूं वो समझिए बस आप। ये जो होते हैं ये अणु आपस में संगनित हो जाते हैं। ये या इसे H को पहले ले लीजिए, O को बाद में, ऐसा कर लीजिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए HO, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए होता क्या है, ये जो जब इसको एल्कोहलिक KCN विलयन में उबालते हैं, एल्कोहलिक KCN के विलयन में उबालते हैं, तो ये H का अणु O के साथ संगनित हो जाता है, ये आपस में संगनित हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या बनता है, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, ये ध्यान देखिए। अब ये देखिए ऐसे कैसे C6H5 ये ऐसे लिखा, और ये CH अब ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, CH इसी के साथ, और OH ये संगनित हो गया, ये आपस में संगनित हो गया। और आगे क्या बचा, इसे ऐसे लिख दीजिए CO6H5। देखिए ये जो ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी, OH कहां पे है, अल्फा कार्बन पे है। ग्रुप के पीछे जो एल्किल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है कीटो, उसके पीछे वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इसमें OH है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप वाला यौगिक प्राप्त होता है, और इसे ही कहते हैं हम बेंजोइन। बेंजोइन तो ये इस तरीके से हुआ। इस O को आप ऐसे करके लिख दीजिए, चाहे ऐसे ना लिख के अगर आप CO को ऐसे लिख दीजिए, देखिए बस ऐसे लिख दीजिए, इसको H को अलग करके, CHO में से H को अलग करके लिख दीजिए, तो इस तरीके से आपके बेंजोइन संघनन समझ में आ जाएगा। तो अगर अणुओं को सही तरीके से लिखा जाए तो अभिक्रिया करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, कीटो रूप में भी जोड़ सकते हैं आप, वो एरोमेटिक रूप में भी लिख के कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, ये ऐसे लिख दीजिए बेंजेल्डिहाइड को CHO ऐसे लिख दीजिए। अब दूसरा, चाहे आप इसको अनुसूत्र के रूप में लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए OH, एक मिनट, ऐसे लिखिए आप HCO6H5, ये डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दीजिए, किसके उपस्थिति में, एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में। तो अब आप देखिए, ये देखिए CHO और ये H यहां आ जाएगा इसके साथ, और CO6H5 ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी बेंजोइन यही है ये भी। तो ये बना, इस तरीके से भी आप समीकरण को करके आ सकते हैं। चाहे दोनों ही एरोमेटिक रूप में ले लीजिए, तब भी आप इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। देखिए दोनों, चाहे इस अभिक्रिया को लिखे आइए या चाहे ऐसे लिखे आइए समीकरण को, दोनों ही बेंजोइन संघनन है। किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, या दोनों ही एरोमेटिक रूप में भी लिख के कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक बेंजेल्डिहाइड तो लिया ये, और प्लस दूसरा बेंजेल्डिहाइड लिया, ऐसे दोनों अणु ले लिए, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में। अब आप देखिए किस तरीके से ये आपस में संगनित हो जाएंगे। ये देखिए, देखिए CHO ये तो है, CHO ये H पहले लिखिए बस, H और फिर CO, और इसके ऊपर फिर आप ऐसे, ये तो ये यही तो है, यही तो तत्व है ये। चाहे समीकरण को आप ऐसे लिख के आइए, चाहे ऐसे लिखे आइए, चाहे ऐसे, तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख के आ सकते हैं। यही बेंजोइन संघनन होता है। बस आपको क्या समझना था, बेंजेल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन होना ही बेंजोइन संघनन कहलाता है। पार्किन अभिक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है।
और लगातार में बोर्ड में पूछी भी जाती है। देखिए, संघनन अभिक्रिया के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तो संघनन अभिक्रिया में गलती करने की संभावना बढ़ती रहती है। तो संघनन अभिक्रिया में गलती ना हो, सबसे पहले आप संघनन अभिक्रियाएं समझिए होती क्या है। फिर ये अलग अलग नाम से आती है और करने में आपको परेशानी होती है। तो जब तक आप संघनन अभिक्रियाएं नहीं जानेंगे तो दिक्कत आएगी। तो पहले संघनन अभिक्रियाएं तो समझिए होती क्या है। पार्किन का तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर आप मेरी ये संघनन अभिक्रियाएं देख रहे हैं तो कभी भी जिंदगी भर गलती नहीं करेंगे इन अभिक्रियाओं में, अगर आप ध्यान पूर्वक मेरी वीडियो समझ रहे हैं। देखिए, आप संघनन अभिक्रिया पहले समझिए किसको कहते हैं संघनन। संघनन में होता क्या है, दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ते हैं, संघनित होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं और साथ के साथ छोटे छोटे अणु भी बनते हैं, छोटा एक अणु छोटा सा भी बनता है, निकलता है। तो ये ही अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर आपको इन दोनों यौगिकों के बारे में पता रहेगा अलग अलग से तो कभी भी संघनन अभिक्रिया में गलती नहीं होने की। अगर देखिए कैसे, अगर आपसे कहे एल्डोल संघनन तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होते हैं, और कीटोन के भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड के या कीटोन के। अगर आपसे क्या है कैलेजन संघनन तो दो एस्टर के अणु आपस में संघनित होता है, एस्टर के, ठीक है। अगर बेंजोइन संघनन का है तो बेंजेल्डिहाइड का अणु संघनित होता है। तो बस आपको ये ध्यान देना होता है कि ये दो अणु को जो दो यौगिक लिए हैं ये कौन कौन से हैं। बस अभिक्रिया का स्वरूप तो यही होता है। अब देखिए कैसे, आपसे क्या कहा पार्किन अभिक्रिया, तो इसमें देखिए दो यौगिक समझिए कौन कौन से लेने हैं आपको। पार्किन अभिक्रिया ये ले लेते हैं कोई एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड, एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड एक यौगिक तो लीजिए आप एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड का, क्लियर। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन की यौगिक के उत्पन्न, बेंजीन की यौगिक के उत्पन्न। जैसे एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड कहते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर आप CHO ग्रुप जोड़ दीजिए, ये बेंजेल्डिहाइड होता है। और इसे कहते हैं एरोमेटिक इसलिए क्योंकि ये बेंजीन से व्युत्पन्न हुआ है, इसलिए एरोमेटिक का। बेंजेल्डिहाइड CHO ग्रुप जुड़ गया, क्लियर। दूसरा जो आपको लेना है यौगिक किससे, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये अम्ल एनहाइड्राइड लेना है। अम्ल एनहाइड्राइड देखिए मैं लिख देता हूं CH3COO CH3CO ये वाला। तो एक यौगिक लिया आपने बेंजेल्डिहाइड, एक यौगिक लिया अम्ल यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये दोनों अणु आपस में संघनित होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जिस चीज का आपने एनहाइड्राइड लिया उसी का ही आप क्या लेना है, उसको ही स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए। इसकी उपस्थिति में ये क्या काम करता है, इस निगेटिव चार्ज इस वाले को अलग करता है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये होता है ताकि ये इससे संघनित हो सके और एक जटिल यौगिक बनेगा। ये जटिल यौगिक रहेगा अल्फा बीटा, ये जटिल यौगिक जो बनता है इसे कहते हैं अल्फा बीटा और असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनता है। अभी बताऊंगा अभिक्रिया करके कौन सा बनेगा। और प्लस इस वाले में पार्किन अभिक्रिया में एक कोई अम्ल निकलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल निकलता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक, कौन सा, कार्बोक्सिलिक। अब देखिए अगर आप इतना समझ गए ये पार्किन अभिक्रिया हुई, यानी कि एक एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड, एक अम्ल एनहाइड्राइड और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु निकलेगा। तो ये पार्किन अभिक्रिया होती है। ये आपको लिखना भी है। लिखना क्या है, जब एक एरोमेटिक यौगिक अम्ल एनहाइड्राइड से किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संतृप्त होता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया पार्किन अभिक्रिया कहलाती है।
आइए देख लेते हैं किस तरीके से होनी है ये अभिक्रिया। देखिए, ये लिया आपने बेंजील्डिहाइड का एक अणु और इसकी अभिक्रिया कराई CH3CO CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये बेंजील्डिहाइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और किसकी उपस्थिति में? C2H5ON। अब होता क्या है, तो देखिए, एक ये तो यहां से CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार हो जाता है। अभी मैं अभिक्रिया समझाऊंगा कैसे हुआ। और क्या बचा, ये जो बेंजील्डिहाइड है इसे हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख दूं C6H5CHO, ऐसे लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा इस अभिक्रिया के लिए। अब देखिए क्या बचा, C6H5 CH डबल बॉन्ड COOH, इसे कहते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल। अब ये देखिए हुआ कैसे, अब ये अभिक्रिया समझिए ये हुई कैसे। अभिक्रिया तो यही है, जो ये जो होता है CH3CO और एक O ये वाला, देखो CH3CO और नहीं सॉरी ये हाँ CO और एक H। देखिए ये जो 3 H के हाइड्रोजन के अणु है इसको अलग अलग करके लिखूं अगर मैं ऐसे 1 2 3 इस वाले को, तो एक H का अणु तो आ जाएगा इनके साथ, ये देखिए यहां से, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार। क्लियर। और बाकी क्या बचा, देखिए CH, ये क्या बच गया है यहाँ CH, देखिए आ गया CH, यहाँ तो रह गया था C6H5CH, ये इतना, क्योंकि ये O का अणु, ये वाला O का अणु ये तो चला गया इसके साथ, ये जो बचा इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसे ही ये O का अणु चला गया तो संयोजकता की कमी आने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा CH, क्योंकि एक H का अणु, ये जो एक H का अणु है इनके साथ यहाँ आ जाएगा तो CH रह जाएगा। क्या रह जाएगा? CH, ये रहा CH, और COOH ये बन गया। इस तरीके से सिनेमिक अम्ल बन जाता है और यही कहलाती है पार्किन अभिक्रिया, यही होती है पार्किन अभिक्रिया। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आई होगी। पार्किन अभिक्रिया में क्या याद करना था आपको, ये जो दो अणु लिए हैं आपने, एक बेंजील्डिहाइड का एक एसिटिक एनहाइड्राइड का, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में लिया है और एक जटिल उत्पाद बना है सिनेमिक अम्ल, और साथ के साथ एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है ये रहा। तो यही पार्किन अभिक्रिया है। तो अगर पार्किन संगणन अभिक्रिया आपको समझ में आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।